बच्चों, मैंने बताया था कि नेक्स्ट पार्ट आएगा 20, उसमें हम लोग पढ़ेंगे शाही परिवार। तो हम लोग आ गए हैं शाही परिवार के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पर जो उनके परिवार के सदस्य थे उनके रहने की, खाने की और विभिन्न व्यवस्थाएं जो भी थी उनसे संबंधित, वो कैसे संचालित होती थी, कैसे रहती थी, इस सब को देखेंगे। क्या उनका व्यापार में हस्तक्षेप कहाँ तक था, उनके जो परिवार की जो महिलाएं थी उनका जो अस्तित्व था वो कैसा था, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शाही परिवार। तो शाही परिवार का अर्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। शाही परिवार यानी शासक का परिवार। शाही परिवार यानी इसका मतलब है शासक का परिवार। यहां पर एक शब्द का प्रयोग होता है, शाही परिवार में एक शब्द का प्रयोग होता है हरम। हरम शब्द का प्रयोग होता है, और इस हरम शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है, इसका जो प्रयोग होता है वो प्रायः मुगलों के की घरेलू दुनिया का परिचय प्रदान करता है। ठीक, हरम शब्द मुगलों की घरेलू दुनिया का परिचय प्रदान करता है, यानी जो शासक है, शासक का जो घर है उसका एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हरम कहा जाता है, और उस क्षेत्र में उसके परिवार के सदस्य रहते हैं, मूलतः उसके परिवार की महिलाएं रहती हैं। ठीक है, हरम में मुगलों के परिवार की महिलाएं होती थी, जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी, केवल परिवार के पुरुष ही जा सकते थे। केवल परिवार के पुरुष ही वहां पर जा सकते थे, बाकी अन्य किसी भी पुरुष को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। हरम शब्द का जो फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है पवित्र स्थल। हरम शब्द का अर्थ होता है, फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब होता है पवित्र स्थल। शासक के परिवार की पत्नियां उपपत्नियां क्या, युद्ध आदि में जीत कर लाई गई महिलाओं को पत्नी बना लेना, स्वीकार कर लेना कि ये मेरी पत्नियां हैं, वो उपपत्नियां। इसके साथ रिश्तेदार, कौन से, करीब वाले, करीबी रिश्तेदार, जैसे मामा, नाना, नानी, ऐसे जो परिवार होता है, बुआ, फूफा, ऐसे ये परिवार जो करीबी रिश्तेदार होते थे वो ये सब एक साथ रहते थे। एक साथ रहते थे और साथ ही साथ बहुपति विवाह भी प्रचलन में था। ठीक, ये सब एक साथ रहते थे, और बहुपति विवाह प्रचलन में था। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह नहीं, बहुविवाह मतलब बहुपति विवाह। और सामान्यतः ये कौन करता था, यह शासक करता था।
शासक करता था। अब इनको एक साथ रखने की आवश्यकता क्या थी? शासक क्यों सबको अपने परिवार में एक साथ रखता था, अपने रिश्तेदारों को जो करीबी थे उनको भी साथ में रखता था? क्यों रखता था भाई? क्या कारण हो सकता है? देखिए सिंपल सा, अगर ये शासक है, शासक के मामा जी हैं, तो शासक को नीचा दिखाने के लिए यदि कोई व्यक्ति मामा जी को कैद कर ले तो शासक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन शासक कहेगा नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा, मामा मरे तो मर जाने। ऐसी स्थिति में शासक की माता जी आएंगी, शासक की माता जी आएंगे और कहेंगी बेटा वो मेरा भाई है और तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम मेरे भाई को नहीं बचा सकते तो तुम क्या कर सकते हो? इस तरह से इमोशनल अटैचमेंट के साथ जो है अटैक होगा और शासक क्या करेगा? कहेगा ठीक है मामा जी को छुड़ाने का मैं प्रबंध करता हूँ माते। और मामा जी को छुड़ाने के लिए पता क्या चला? शासक से कहा गया कि आप बहराइच वाली जागीरदारी छोड़ दीजिए, बहराइच डिस्ट्रिक्ट जो है आप अपने कब्जे में न लीजिए, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए, आपके मामा को हम छोड़ देंगे। शासक ने क्या किया? बहराइच छोड़ दिया। तो इससे अच्छा है कि मामा को पहले ही अपने साथ रख लो, बीच की नौटंकी ही ना हो, समस्या ही ना पैदा हो, बीच में कोई शासक कोई दबाव बना ही ना पाए। इसीलिए होता था कि हरम के में इनके सारे रिश्तेदारों परिवार को एक साथ रखने का काम किया जाता था। एक ये कूटनीतिक प्रयास था, डिप्लोमेटिक वे था इनका। ये नहीं था कि ये बहुत बड़े रईस हो गए तो सबको एक साथ जोड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते थे सबको एक साथ रख के। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। आज आप लोगों को कुछ नए नए शब्द सुनने को मिलेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ आपको आते हो और कुछ ना आते हो। जो नहीं पता रहेंगे वो आज जान लीजिए, और जो आते हैं तो वो तो अलग की बात है। जो बेगमें होती थी, स्त्रियां यानी बेगम, स्त्रियों को बेगम कहा जाता था यानी बिना गम के। और उसके बाद आगे जब हम देखेंगे तो जो उप पत्नियां होती थी, उपपत्नियां, इनको उपपत्नियां नहीं, अन्य महिलाएं यानी जो स्त्रियां होती थी, जो बेगमें होती थी, शासक जो स्त्रियां होती थी ऐसी जो उनकी पत्नी हो शासक की, उनको बेगम कहा जाता था। और परिवार की अन्य महिलाएं जैसे नानी, दादी, मामी, चाची, मम्मी, बड़ी बहन, छोटी बहन, बुआ जी, ताई जी, ताऊ जी नहीं, ताऊ जी स्त्री नहीं होती, ताई जी मतलब जोड़ लीजिए आप रिश्तेदारों में, जो भी महिलाएं होती थी पत्नियों को छोड़कर, यानी अन्य स्त्रियां, इनको अगहा कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो पत्नियां वो बेगम और जो अन्य महिलाएं परिवार की वो अगहा कहा जाता था इनको। ठीक, इनकी धाक होती थी परिवार में, क्योंकि ये शासक के सबसे नजदीक होती थी। जाहिर सी बात है, पत्नी है तो सबसे नजदीक तो होगी ही, माँ, पत्नी, ये सब तो बिल्कुल नजदीक वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि एक व्यक्ति को माँ की जगह पत्नी की बात को भी मानना पड़ जाता है मजबूरन। ठीक, बात अपनी जगह है, क्यों मानना पड़ता है। तो इनकी धाक होती थी इनकी बेगमों की, क्योंकि ये शासक के सबसे नजदीक होती थी। सुबह शाम माँ से नए काम कहा, आपने मना कर दिया, माँ आपको एक बार दो बार बोलेंगे, उसके बाद काम खत्म। पत्नियों का क्या हाल है कि अगर आपने एक बार उन्होंने कहा, मना कर दिया, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मिलेंगी तो तीनों टाइम पिंच करना। तो शासक क्या करेगा, भैया इनका काम कर दो, माता जी को तो किसी तरह मना लेंगे, ये तो कालरात्रि हो जाएगी। तो इसलिए ये सबसे नजदीक होती थी और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव होता था, शासक पर सबसे ज्यादा दबाव इनका होता था। क्यों होता था ये भी देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं
ऊंचे राजघराने से संबंधित होती थी और एक बड़ी मेहर की रकम लेने के बाद आती थी। बड़ी मेहर क्या होता था? मेहर दहेज है। सामान्यतः दहेज जो वर पक्ष होता है उसको मिलता है कन्या पक्ष से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो मेहर होता है, मेहर वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को उपहार स्वरूप दिया जाता है जमानत के तौर पर कि आप मुझसे विवाह कीजिए, उसके बदले में मैं आपको इतनी मेहर देता हूं। क्योंकि ये शर्त इनकी होती है, ये रखती है मेहर की शर्त कि हमें क्या चाहिए, ये देते हैं एक जमानत राशि के तौर पर कि कल को कोई दिक्कत होगी तो आपका गुजारा इस संपत्ति से होगा। ठीक, ये चीजें होती थी। अब इसके बाद यहां जो उपपत्नी की बात आई, उपपत्नी की जो बात आती है, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति यानी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? जो स्त्रियां होती थी, जो दहेज जो मेहर की रकम लेकर के विवाह करके आती थी, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती थी। परिवार में सबसे ज्यादा दबाव शासक पर इनका होता था। लेकिन सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति उन महिलाओं की होती थी जिन्हें युद्ध आदि में, महिलाएं क्या, उन कन्याओं की होती थी जिन्हें युद्ध आदि में जिनके पिता को पराजित करके जबरन अपने साथ ले आया जाता था और अपनी पत्नी बनाकर अपने महल में रख लिया जाता था। सबसे दयनीय स्थिति इन्हीं महिलाओं की होती थी समाज में। इनको क्या होता था? कभी कभी तो मासिक गुजारा भत्ता, देकर इनको इनके हाल पर साम्राज्य में छोड़ दिया जाता था, हरम में छोड़ दिया जाता था। ये अपना जीवन वहीं पर काटती थी। अब जब हमने देख लिया परिवार की यह स्थिति है, तो परिवार के अंदर जब किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है राजसी परिवार के सिवा, तो वहां के जो और क्रियाकलाप है, बाजार से लेकर के, मार्केट से लेकर के, हर जगह तक के, वो कौन संपन्न करता होगा? इसको देखिए। ये एक मकान है, ये क्या है? हरम। हरम के बाहर एक पहरा लगा हुआ है। इस पहरे के बाहर एक और पहरा लगा हुआ है। इस पहरे के बाहर एक और पहरा लगा हुआ है। ठीक, यहां पर परिवार की महिलाएं रहती हैं। इन परिवार की महिलाओं का संपर्क जो होता था, इनको कोई कार्य है तो ये इस घेरे में खड़ी महिलाओं के सैनिक के तौर पर जो होते थे, या ये कहिए दासियां जो होती थी, सेना मत कहिए, दासी एक्सेट्रा कार्य करने वाली सेवक, ये अपनी इनसे बात करती थी, ये इनसे संपर्क करते थे। ये कौन होते थे? यहाँ पर ट्रांसजेंडर को रखा गया था और उसके बाद में ये सैनिक होते थे, अफगान सैनिक। ठीक, इस तरह से मुगल काल में परिवार की घेराबंदी, सुरक्षाबंदी की गई थी कि हरम की महिलाओं जब भी संपर्क में आएंगी तो महिलाओं या दासियों के, ये दासियां ट्रांसजेंडर से अपना काम बताएंगी, क्या काम है यहाँ पर, और वो जाके इनसे, यानी चारित्रिक पतन का कोई कहीं मौका नहीं था किसी के पास, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लेकिन जब ये महिलाओं को बाहर जाना होता था, जब इन महिलाओं को साम्राज्य से बाहर जाना होता था या किसी व्यावसायिक कार्य में आना होता था, बहुत सारी महिलाएं हैं मुगल काल की जो अपना व्यापार भी करती थी, उनका काम होता था, तब ये इनको साथ में ले सकती थी, हरम की महिलाएं और ये। ठीक, उनको कहा जाता था
राजस्व। खाजासर, ये महिलाएं खाजासर जो थे इनको अपने साथ ले सकती थी और इनके साथ जाकर साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में अपने व्यापार की प्रगति का विवरण प्राप्त कर सकती थी, ऐसी व्यवस्था थी। अब आइए हम लोग जब देखते हैं कि जो महिलाएं नौकरी या व्यापार में दिलचस्पी रखती थी या अपने साम्राज्य में जाने आने में दिलचस्पी रखती थी, उनके साथ क्या होता था, कौन सी महिलाएं थी और किसको साथ में लेकर जाती थी और किसने कहां तक अपना व्यापार स्थापित किया था। शाही परिवार की महिलाओं का व्यापार जो था वो देख रहे हैं हम लोग। इसके अंतर्गत शाहजहां की पुत्रियां जहांआरा और रोशनआरा, जहांआरा और रोशनआरा, ये दो पुत्रियां थी इनकी। इन दोनों को भी किसी ऊंचे मनसबदार के बराबर राजस्व प्राप्त होता था। कहने का मतलब यह है कि शाहजहां ने कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें इनको जिम्मेदारी दे रखी थी, जिससे इनको आय होती थी और उस आय से इनका खर्चा चलता था। अभी आपने पढ़ा होगा जहांआरा ने 16 लाख रुपए अपने पास से खर्चा किए थे नादिरा के विवाह में, जब नादिरा का और दारा का विवाह हुआ इनको प्राप्त था। और इसके साथ ही साथ सूरत का जो बंदरगाह नगर था, जहांआरा सूरत के बंदरगाह नगर का भी राजस्व प्राप्त करती थी। जहांआरा सूरत जो एक बंदरगाह नगर था, उस संपूर्ण नगर का राजस्व भी प्राप्त करती थी, अपने पास रखती थी। ऐसे समय में जब कभी इनको किसी क्षेत्र में जाना होता था, यात्रा करनी होती थी, उसमें ये अपने साथ इनको ले जाती थी ख्वाजा सर, इनको साथ ले जाती थी। ठीक है। जहांआरा का हस्तक्षेप वास्तुकला में भी रहा है। वास्तुकला में भी रहा है। शाहजहानाबाद नाम सुना है? शाहजहानाबाद यानी दिल्ली, दिल्ली शाहजहानाबाद, इसका हृदय स्थल कही जाने वाली हृदय स्थल चांदनी चौक, दिल्ली में दिल्ली की हृदय स्थली है, हृदय स्थल कहा जाता था जिसे, चांदनी चौक। इसका या इसकी जो रूपरेखा थी, रूपरेखा जहांआरा ने बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा वास्तुकला में इनके हस्तक्षेप की जब बात आती है तो जो शाहजहानाबाद दिल्ली जो था, शाहजहानाबाद जो था बताया गया था, जो उसमें चांदनी चौक जो इस शहर की हृदय स्थली थी, उसकी रूपरेखा बनाने वाली जहांआरा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मुगल काल में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी योग्य थी तथा अपनी योग्यता के अनुसार जितनी उनकी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार कार्य करती थी, निर्णय लेती थी और उनको अमल में भी लाने का प्रयास किया जाता था शासन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक आएंगे उनको पढ़ेंगे और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए
बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आने वाली क्लासेस में जब आप आगे जाएं तो कभी आपको इस बात के लिए मुड़कर पीछे ना देखना पड़े कि हम कुछ छोड़ के आए थे जो आज हमको नहीं मिल रहा है, या आज हमको नया मिल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, 12th क्लास के लेवल में आप जितना इतना अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। आप जब भी किसी के सामने खड़े होंगे तो ये स्थिति नहीं होगी कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम में